Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 2, Vedic period. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with archaeological sources. Archaeological sources are those sources which is connected with archaeology. Archaeology क्या होता है बेटा? पुरातत्व विज्ञान. ठीक है, तो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सोर्सेज होंगे हम उनको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहेंगे. ठीक है, तो अगर हम वैदिक पीरियड के या लेटर वैदिक पीरियड के टाइम के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो हमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. ठीक है, स्पेशली अगर हम लेटर वैदिक लिटरेचर पीरियड की बात करें तो उस टाइम में आयरन का यूज़ आयरन्स लोग करने लग गए थे. तो हमें यहाँ पर मिलेंगे बहुत सारे आयरन टूल्स, आयरन इम्प्लीमेंट्स, है ना, और पॉटरी. तो जो अवेलेबल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उस पीरियड के, उसमें आयरन इम्प्लीमेंट्स आते हैं, टूल्स आते हैं, है ना, और रिमेन्स आते हैं पॉटरी के. पॉटरी क्या होती है? आप सब लोगों ने मटके देखे होंगे, सुराही देखी होगी. तो आज तो बेटा मिट्टी के सिर्फ हम मटके और सुराही यूज़ कर रहे हैं, और गांव में अगर आप जाओगे विलेज एरियाज में तो आपको कल्ला मिलेगा. मतलब रोटी बनाने के लिए हम जिस तवे का यूज़ करते हैं गाँव में, जब चूल्हे पे रोटियां बनती है तो इस टाइप का एक आपको कल्ला देखने को मिलेगा, है ना. पर बेटा पहले जितने भी यूटेंसिल्स आज आप स्टील के यूज़ करते हो, ये सारे यूटेंसिल्स पहले किससे बनते थे? मिट्टी से बनाए जाते थे. तो मिट्टी थोड़ी सी फ्रेजाइल होती है, इसलिए हमें पूरे पूरे बर्तन तो नहीं मिले, उनके रिमेन्स मिले हैं, है ना. तो अगर हम अवेलेबल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो उसमें हमें आयरन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, पॉटरी मिली है. अब हम सबसे पहले बात करेंगे आयरन आर्टिफैक्ट्स की. आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? कलाकृतियाँ. तो मानव द्वारा बनाई गई लोहे की कलाकृतियाँ. तो जैसे ही आयरन की डिस्कवरी हुई बेटा, देखो आयरन थोड़ा सा हार्डर था. ठीक है, बहुत ही यूज़फुल मेटल है. टिल डेट हम देख रहे हैं कि कितना यूज़फुल मेटल है. तो उस टाइम में जब आयरन का यूज़ होना चालू हुआ तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी बनी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की. ठीक है, जो डिस्कवरी ऑफ आयरन है उसको हम एक इम्पॉर्टेंट स्टेज कह सकते हैं इन द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो आयरन एज है वो बिगिन होती है 1000 BC में. ऐसे बिलीव किया जाता है कि जो ऋग्वैदिक पीपल हैं वो आयस मेटल को जानते थे. ठीक है, पर इसके पूरे प्रॉपर हमारे पास प्रमाण या एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है. हम ऐसा मानते हैं कि जो आयस ऋग्वैदिक पीरियड में यूज होता था वो या तो कॉपर होगा या ब्रोंज होगा. ब्रोंज कैसे बनता है बेटा? कॉपर में अगर आप टिन मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? ब्रोंज. पर अगर हम लेटर वैदिक लिटरेचर के रेफरेंसेस को देखें, लेटर वैदिक लिटरेचर को पढ़ें, तो उसमें आयस को किस तरीके से दिखाया गया है कि आयस का कलर श्याम है, कृष्ण है. मतलब श्याम होना, कृष्ण होने का मतलब क्या है? ब्लैक कलर का है. तो बेटा जो कॉपर होता है, आप लोग सबने पूजा के बर्तन देखे होंगे तो वो तो काले नहीं होते हैं, कॉपर कलर अलग है ना. देखे होंगे पूजा के बर्तन आप सबने. फिर अगर हम आयस की बात करें, सॉरी ब्रोंज की बात करें, तो ब्रोंज थोड़ा सा भूरा होता है, ब्राउनिश कलर का होता है. ब्रोंज कैसा होता है? भूरा कलर का होता है, ब्राउनिश होता है. और कॉपर का कलर तो आपको पता ही है. तो अगर लेटर वैदिक पीरियड में आयस को ब्लैक कहा जा रहा है, इट मीन्स वो किसकी बात करें? आयरन की ही बात करें. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी इस बात को रिवील करते हैं कि आयरन का जो यूज है वो 1000 BC के अराउंड चालू हो गया था, और इसी पर्टिकुलर टाइम को हम टाइम कहते हैं पीरियड ऑफ लेटर वैदिक लिटरेचर. लेटर वैदिक लिटरेचर का जो टाइम था वो अराउंड 1000 BC था, और हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं कि इस टाइम तक हम आयरन यूज करने लग गए थे. तो बेटा जो आयरन है वो एक हार्डर मेटल है. आज भी हम देख रहे हैं हमारे ब्रिजेस, रेल लाइन, लोकोज, ट्रैक्टर, ट्रॉली, सब किसके बनते हैं? आयरन के बनते हैं. तो आयरन हार्डर मेटल है. अगर हम किससे कंपेयर करें तो कॉपर से कंपेयर करें या ब्रोंज से कंपेयर करें तो. अच्छा, दूसरी बात, ये चीप भी है और हमारे इंडिया के इस पार्ट में इजीली अवेलेबल भी है. ठीक है, इट वॉज चीप एंड अवेलेबल इन प्लेंटी, और ये फॉलोइंग एरियाज में यूज होता है. तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर में आयरन का क्या यूज आर्यन लोग करते थे वो पढ़ेंगे. तो बेटा जब आर्यंस ने माइग्रेट करना चालू किया, देखो शुरुआती दौर में तो जो ये आकर रहने लगे, पर धीरे 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 इन्होंने माइग्रेट करना चालू किया, चलना चालू किया. तो ये नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में आए इंडिया के. ठीक है,
अब आर्यंस लोग किस पार्ट में आ रहे हैं, नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में आ रहे हैं। तो जब ये नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में आए तो इन्होंने देखा यार यहाँ तो अच्छी खासी रेनफॉल होती है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में। वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के वैसे ही कम बारिश होती है ना। तो जब ये चलते हुए किस तरफ आए, नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में आए, तो इन्होंने देखा यहाँ बारिश तो बहुत भयंकर होती है। अब बेटा फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में बारिश चाहिए और सनलाइट हीट चाहिए। तो सनलाइट हीट की भी इस एरिया में कमी नहीं थी, साथ ही साथ पानी भी इनको भरपूर मिला। तो यहाँ पर बनी डेंस थिक रेन फॉरेस्ट। क्या बने, थिक रेन फॉरेस्ट, ठीक है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर अपने आप ही ग्रो कर गए, जिनको क्लियर करना कॉपर के साथ या स्टोन टूल्स के साथ तो इजी नहीं था। जिनको कौन यूज करते थे, अर्ली वैदिक पीपल यूज करते थे। अर्ली वैदिक पीपल्स वर यूजिंग व्हाट स्टोन टूल्स, कॉपर टूल्स, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू क्लियर दैट थिक फॉरेस्ट, है ना। जितने जो ये थिक रेन फॉरेस्ट थे उनको तो इन टूल्स के थ्रू क्लियर नहीं किया जा सकता था। पर जैसे जैसे ये लोग आयरन टूल्स पर आए, आयरन टूल्स का यूज़ करने लगे, तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो गया डेंस रेन फॉरेस्ट को क्लियर करना। और ये फॉरेस्ट लैंड को अब काय में कन्वर्ट कर दिए थे, कल्टिवेबल लैंड में। मतलब जो जंगल थे उनको काट कर उस जमीन पर ये लोग कल्टीवेशन करने लग गए थे इन रिलेटिवली लेसर टाइम। फिर धीरे से इन्होंने आयरन प्लो हेड्स का यूज़ करना चालू किया। पहले जो प्लो होते थे, हा हल्का आपने पढ़ा होगा ना, हाँ हल्का प्लो, तो पहले वुडन प्लो हुआ करते थे। हमने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा था तब हमने देखा था कि उस पर्टिकुलर टाइम में वुडन प्लोस चलते थे। पर जब लेटर वैदिक पीरियड को या वैदिक पीरियड को हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम में हम लोगों ने देखा टूल्स बनने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया, स्टोन टूल्स पे आ गए, साथ ही साथ कॉपर का यूज़ करने लगे। पर लेटर वैदिक पीरियड में तो जो प्लो का हेड था वो किससे बनने लग गया, आयरन से बनने लग गया, तो और ज़्यादा मजबूत हो गया। सिकल, हम लोग यहाँ पर इसको दरांतरा बोलते हैं, कुछ लोग इसको हसिया बोलते हैं। अब आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। हो का यूज़ करने लग गए। फावड़ा आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट बना होता है फावड़ा, ठीक है। हो का यूज़ होने लग गया, सिकल का यूज़ होने लगा, और इसकी मदद से, आयरन टूल्स की हेल्प से इन्होंने बहुत वास्ट ट्रैक्ट्स को कल्टीवेशन के लायक बना लिया। बड़े बड़े लैंड्स पर ये कल्टीवेशन करने लगे। ग्रेजुअली जो वैदिक पीपल थे उन्होंने सीजन्स का नॉलेज उन्हें आ गया। मतलब जब हम देखो, हम इंसान की यही खासियत है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। भगवान ने हमें लॉजिक दिया है, सेंस दिया है, ठीक है, क्यूरोसिटी दी है। तो धीरे धीरे जब इन लोगों ने चीज़ों को ऑब्जर्व करना चालू किया तो इन्हें सीजन्स के रिगार्ड में पता चल गया कि यार ये एक रिदमिक साइकिल है, बारिश होती है, ठंडियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, ये इन्होंने सीख लिया। फिर मैन्योर कैसे बनता है, खाद कैसे बनता है, उस एरिया में जहाँ बारिश नहीं हो रही है, कम बारिश हो रही है, वहाँ इरिगेशन कैसे कर सकते हैं, ये सब इन्होंने जैसे ही ये सीख लिया तो इसकी वजह से सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। सरप्लस प्रोडक्शन हो गया तो इनके सेटलमेंट्स का एरिया बड़ा लार्ज होने लगा। अगर हम हस्तिनापुर और कौशाम्बी की बात करें तो बहुत बड़े बड़े एरियाज में बने हुए सेटलमेंट थे ये, और ये कब तक बन गए थे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में हस्तिनापुर कौशाम्बी जैसे बड़े बड़े सेटलमेंट हमको देखने को मिले। यहाँ पर ज़्यादा राइस प्रोड्यूस हो रहा है, व्हीट प्रोड्यूस हो रहा था, बार्ले, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ठीक है, जिसकी वजह से इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। जो पीजेंट्स थे अब उनके पास ज़्यादा राइस है, ज़्यादा व्हीट है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, तो उनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। और अब ये कुछ टाइम में क्या भी करने लग गए बेटा, अपने जो इनके पास जो सरप्लस प्रोड्यूस था, जो स्पेयर पार्ट था, उसको ये लोग किन पे खर्च करने लग गए, अपने चीफ्स के ऊपर, प्रिंस के ऊपर, प्रीस्ट के ऊपर और आर्टिशंस के ऊपर। देन ऑक्यूपेशन की बात करेंगे अगर हम, तो ऑक्यूपेशन बोले तो व्यवसाय। जैसे आयरन का यूज़ बढ़ा तो नए ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, ठीक है। अब हम ज़्यादा ड्यूरेबल इम्प्लीमेंट्स बना पा रहे थे, जैसे सॉ, चिसल, हैमर्स, नील्स, टोंग। टोंग आप सबको पता ही होगा, नेल आप सबको पता ही होगी, हैमर हथौड़ा, खिल्लियाँ, टोंग्स बोले तो चिमटा, है ना, चिसल, सॉज, ये सब हम बनाने लग गए। सॉज बोले तो वो आप लोगों ने देखा होगा ना, क्या बोलते हो आप लोग इसको हिंदी में, मुझे तो नहीं पता। वो इस तरीके से होती है ना, जिसको हम फर्नीचर कारपेंट्री करने में यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब चिसल क्या क्या बोलेंगे, चिसल से और ज़्यादा बारीकी से हम लकड़ी का काम कर सकते हैं, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। सॉ को क्या बोलते हैं, सॉ को एक बार आप लोग देखना क्या बोलते हैं, मम्मियों से पूछना, इस तरीके का होता है, कारपेंटर में यूज़ होता है। चिसल भी कारपेंटर में यूज़ होता है। हैमर, नेल, टोंग्स, ये सब बनने लगे लोहे के। अब यहाँ पर कुछ नए व्यवसाय चालू हुए, जैसे बीविंग, बुनकर जो लोग होते हैं कपड़े को बुनते हैं,
स्पिनिंग होने लग गई, कॉटन से थ्रेड बनने लग गया, मतलब स्पिनिंग मतलब धागा बनाना होता है, ठीक है, वो धागा किसी का भी बन रहा। वीविंग चालू हुई, कारपेंट्री मतलब फर्नीचर बनने लग गया, टैनिंग होने लग गई, टूल मेकिंग, टूल्स बनाने लग गए लोग। देन डिफेंस, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी आयरन की, इजीली अवेलेबल थी, तो जो आयरन था वो एक्सटेंसिव अवेलेबल था, इसीलिए उसका यूज़ एक्सटेंसिवली होने लगा वेपन्स बनाने में, जैसे स्वॉर्ड्स, तलवार बनने लगी, किसकी, आयरन की, आर्मर्स बनने लग गए, शील्ड्स बनने लग गई। वो आप लोगों ने देखा होगा ना, बचाने के लिए जो ऐसा छत्र जैसा जो बनता है। अब हम बात करेंगे पॉटरी की, तो पॉटरी बोले तो हिंदी में इसको मृतभांड बोलते हैं, ठीक है। पॉटरी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स इन्फॉर्मेशन का, इस टाइम में ग्रीन वेयर बनते थे, पेंटेड ग्रे वेयर भी बनते थे, ठीक है, जो हमें पंजाब और हरियाणा वाली साइड से मिले हैं, जो ऋग्वेदिक आर्यन से बिलोंग करते थे। जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उसमें हैं भगवानपुरा, जिसे कुरुक्षेत्र भी कहते हैं, तधेरी लुधियाना, कटपलन नागर, जिसे हम जलंधर बोलते हैं, ठीक है। ये जो कल्चर है वो ऋग्वैदिक इसलिए कहा गया है क्योंकि अ, वो सारे जो रीज़न जो ऋग्वेद में मेंशन्ड हैं, वो सारे रीजन्स में ही ये इम्प्लीमेंट्स हमें, ये पॉटरी हमें मिली है। अब अगर हम गंगा यमुना दोआब की बात करें, दोआब मैंने पहले भी बताया है, 2 रिवर्स के जो बीच वाला रीजन होता है उसे दोआब कहते हैं, ठीक है। तो जो अर्लीस्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वो जनरली PGW से एसोसिएट करते हैं। पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। कुछ साइट्स हमें ऐसी भी मिली हैं जहाँ पर आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ। अब बेटा अगर हम पेंटेड ग्रे वेयर की बात करें, तो पेंटेड ग्रे वेयर का जो कल्चर है वो करस्पॉन्ड करता है लेटर वैदिक पीरियड से, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि पेंटेड ग्रे वेयर्स किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, आयरन। आयरन वैदिक पीरियड में नहीं था बेटा, है ना, लेटर वैदिक पीरियड में आया, जब लेटर वैदिक लिटरेचर लिखा जाने लगा, जब से हम किसका यूज़ कर रहे थे, आयरन का। तो अगर हम पेंटेड ग्रे वेयर की बात करें तो ये किसको करस्पॉन्ड करते हैं, लेटर वैदिक एज को, ठीक है। जो पेंटेड ग्रे वेयर थे बहुत फाइन थे, स्मूथ थे, इवन कलर्ड पॉटरी उस टाइम में बन गई थी इन लोगों से। और ये जो पेंटेड ग्रे वेयर थे ये हाई क्वालिटी क्ले से बनते थे विद ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, और इनको ब्लैक में पेंट करते थे। फ्लोरल पैटर्न्स भी होते थे, एंड सन सिंबल्स आर सीन इन सम केसेस। फूल पत्तियाँ बनी होती हैं, सन सिंबल्स बने होते थे, गुड क्वालिटी क्ले से ये बनते थे। जो पॉटरी थी इंक्लूडेड ओपन माउथेड बोल्स एंड डिशेस, जैसे ऐसे बोल होते हैं ना, ऐसे वाले बोल भी बहुत सारे मिले हमें। Painted grey wear face was followed by northern black polished wear. Painted grey wear के बाद टाइम आया नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का। इसकी बिगनिंग होती है लगभग 700 BC में, ठीक है। तो जो पेंटेड ग्रे वेयर थे उनके बाद आए नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, और इनका टाइम रफली 700 BC तक जाता है। ये जो पॉटरी थी इस टाइम में, जो बर्तन बने मिट्टी के, वो बहुत ही ग्लॉसी और शाइनी हुआ करते थे। ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो मटके थे, है ना, हाँ, बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी जो थे, शाइनी जो थे, इनको कॉमन मैन यूज़ नहीं करता था। जो इकोनॉमिकली डोमिनेंट जो पीपल थे, जो सोशल डोमिनेंट क्लास थी, वो इनका यूज़ करती थी। फिर से ध्यान से सुनो, ऐसे बिलीव किया जाता है, इट इज़ बिलीव दैट यूज़ ऑफ दिस पॉटरी वॉज मेड बाय द पीपल हु डोमिनेटेड द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीरियड। अब हम अर्ली सेटलमेंट्स को पढ़ेंगे। अर्ली सेटलमेंट्स, तो बेटा वो रिवर्स और वो माउंटेन्स जो ऋग्वेद में मेंशन किए गए हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे ऐसे बिलीव किया जाता है कि जो आर्यंस हैं वो अफ़गानिस्तान वाले एरिया से इंडिया में एंटर हुए, और काबुल रिवर की जो वैली थी, है ना, और पंजाब में आकर सेटल हो गए, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान से आए और कहाँ सेटल हुए, वैली ऑफ द काबुल रिवर एंड पंजाब। दे कॉल दिस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सप्त सिंधु, ठीक है, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। वो इस एरिया को सप्त सिंधु कहते थे, लैंड ऑफ 7 रिवर कहते थे, सिंधु बोले तो इंडस रिवर, ठीक है। रवि, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, सरस्वती, कौन कौन सी रिवर को मिला के बना, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है।
आज अगर हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं 9th की ज्योग्राफी में, तो मेन रिवर हम इंडस को बता देते हैं और रवि, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब को इसकी ट्रिब्यूटरी बता देते हैं, और सरस्वती का आज एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये 7 रिवर थी जिनको सप्त सिंधु कहते थे। फिर से एक बार, इंडस, सिंधु, सिंधु इंडस नहीं बोलो, सिंधु, रवि, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, सरस्वती। दिस रीजन कवर्स द प्रेजेंट एरिया ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। बाद में इस रीजन को ब्रह्मव्रत कह दिया गया, द लैंड ऑफ गॉड्स, बिकॉज द कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेद टुक प्लेस हियर। ठीक है, देखो इस रीजन को पहले क्या कहा गया, सप्त सिंधु, जिसमें अफगानिस्तान, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आता था। बाद में इस रीजन का नाम बदल के ब्रह्मव्रत कर दिया गया, लैंड्स ऑफ गॉड इसे कहने लगे, क्योंकि यहीं पर ऋग्वेद कंपोज हुआ। ऑन द रिवर बैंक और रिवर सरस्वती विच दे कंसिडर्ड मोस्ट सेक्रेड, सबसे ज़्यादा पूजनीय ये रिवर सरस्वती को ही मानते थे। और ये जो रीज़न था बेटा, यहाँ पर कंडीशन थी कि हम स्टेबल रहकर एग्रीकल्चर कर सकते थे, कंटिन्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यहाँ पर मिल रही थी। ठीक है, तो अब ये जो इनका पहले वाला काम था कि भैया यार बेटा, जो पहले ये लोग सिस्टम चलाया करते थे ना कि जानवरों के झुंड के साथ, मतलब हर्ड्स ऑफ एनिमल के ग्रुप के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, अब वो प्रथा खत्म हो गई, क्योंकि अभी ने क्या आ गया बेटा, स्टेबल एग्रीकल्चर करना आ गया था। और शुरुआती दौर में ये बहुत इंजॉय करते थे इस चीज़ को कि दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पर अब ऐसा नहीं था। ठीक है, अब ये लोग एक ही जगह रह रहे थे और अब एक नए टाइप के कल्चर का एवोल्यूशन यहाँ पर होगा। ठीक है, ये जो इनका जो मूवमेंट था वन प्लेस टू अनदर, जैसे ही वो बंद हुआ तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक नए कल्चर का एवोल्यूशन होगा। शुरुआत के दिनों में जिस चीज़ को ये बहुत इन्जॉय करते थे, अब वो चीज़ें बंद हो रही हैं, ये एक जगह रहेंगे और अब यहीं पर एक नए कल्चर का नए कल्चर का क्या होगा, एवोल्यूशन होगा। ठीक है, एक नई संस्कृति का विकास होगा। अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी को, मतलब समाज को, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। तो अगर हम ऋग्वेदिक टाइम की बात करें या अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें, तो जो आर्यंस थे वो विलेजेस में रहते थे। फैमिली एक फंडामेंटल यूनिट होती थी सोसाइटी की, टिल डेट इट इज़ देयर, है ना, आज तक ये फंडामेंटल यूनिट जो है सोसाइटी और फैमिली होती है। और ये पैट्रियार्कल हुआ करती थी, आज भी पैट्रियार्कल ही है। जैसे मेरे पापा का सरनेम मिश्रा था, तो हम लोग क्या बने, मिश्रा ही बने, है ना। तो मतलब पापा के सरनेम के साथ चलना, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का होना ही क्या होता है, पैट्रियार्की। इसका मतलब था जो ओल्डेस्ट मेल होता था फैमिली का, वो हेड बन जाया करता था। पैट्रियार्की मतलब जहाँ पर पितृसत्ता हो, है ना, मेल डोमिनेंस हो। आज हम जाने जाते हैं तो किसके नाम से जाने जाते हैं, अपने पापा के नाम से जाने जाते हैं। हम हमारे पापा के सरनेम को कैरी करते हैं, मदर की सरनेम को कैरी नहीं करते हैं ना। तो जो फैमिली थी वो फंडामेंटल यूनिट थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी। इसका मतलब था जो ओल्डेस्ट मेल होगा वही क्या बन जाएगा, हेड। उसे गृहपति या कुलपति कहा जाता था। जब गृहपति कुलपति की डेथ हो जाती थी तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी वो सबसे बड़े बेटे पर आ जाती थी। मैरिजेस हो जाती थी बॉय और गर्ल के बीच में जब ये मेचोरिटी को अटेन करते थे। इट मीन्स चाइल्ड मैरिजेस वर नॉट देयर। ओके, मैरिज टुक प्लेस आफ्टर द बॉय एंड गर्ल अटेन्ड मेचोरिटी। मोनोगैमी वॉज द यूजुअल नॉर्म ऑफ मैरिज। देखो यूजुअली होता यही था कि एक आदमी की एक ही, मतलब एक हस्बैंड की एक ही वाइफ होगी, पर जो चीफ होते थे वो पॉलीगैमी भी प्रैक्टिस करते थे, बहु विवाह, मतलब एक से ज़्यादा और वाइफ्स को रखना की प्रैक्टिस चीफ किया करते थे। पर मोनोगैमी ही यूजुअल प्रैक्टिस थी, मतलब एक हस्बैंड की एक ही वाइफ होगी, ये वाइफ का एक ही हस्बैंड होगा। पर पॉलीगैमी प्रैक्टिस करते थे कौन, चीफ, मतलब हस्बैंड एक और वाइफ दो तीन रख लेते थे। चीफ रिच हुआ करते थे, अफोर्ड कर सकते थे भाई, पर ये प्रैक्टिस गलत थी। बहुत सारी जो फैमिली थी वो मिलके सब ग्राम में या विलेज में रहती थी। बहुत सारे विलेज मिलके एक विश को फॉर्म करते थे, विशा को फॉर्म करते थे। बहुत सारे विश मिलकर जन को फॉर्म करते थे। अब ध्यान से सुनना, फिर से ध्यान से सुनना बेटा। बहुत सारी फैमिली मिलके ग्राम या विलेज में रहती थी, ठीक है, उसको ग्राम या विलेज कहते थे। बहुत सारे विलेजेस को मिल जाओगे तो विश बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, विश। इसको विशा पढ़ना है तो पढ़ लो, पर विश बन जाएगा। बहुत सारे विशास को या विश को मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, जन। आपको उसको जना पढ़ना है तो जना पढ़ लो। तो गांव से मिलता था, मिलके बनता था विश के संगठन को हम कहते थे, या विश के ग्रुप को हम कहते थे जन, ठीक है। और जो गांव का मुखिया होता था उसे हम कहते थे ग्रामीणी,
ठीक है, दैट ऑफ विश, विश, ठीक है, और विशपति। फिर से गांव से मिलके बना विश, विश से मिलके बना जन, तो जो हेड होता था विलेज का उसे हम कहते थे ग्रामीणी, दैट ऑफ विश, विशपति। जो देखो विश का हेड होता था, है ना, उसे हम कहते थे विशपति। विशाख का जो हेड होता था उसे हम कहते थे विशापति। जो गांव का हेड होता था उसे कहते थे ग्रामीणी। राजन और किंग कहते थे हम जन के हेड को। क्लियर हुई बात? एक ग्राम और विलेज का हेड ग्रामीणी, विश का हेड विशपति, राजन का राजन किसको कहेंगे? हेड ऑफ चन। सबसे छोटे यूनिट होगी गांव। जब बहुत सारे गांव मिले तो क्या बन गया? विश। और बहुत सारे विश मिले तो क्या बन गया बेटा? जन। जन का जो हेड होगा वो होगा राजा। जो किंग होते थे वो मिनिस्टर्स की हेल्प से अपना काम करते थे। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे जिनमें ग्रामीणी, पुरोहित, सेनानी सब आते थे। सेनानी कमांडर होता था, ठीक है, आर्मी हेड होता था सेनानी। पुरोहित रिलीजियस सेरेमनीज को परफॉर्म करवाता था, नाम से पता चलता है पुरोहित स्टैंड्स फॉर रिलीजियस सेरेमनी, है ना। सेनानी मिलिट्री कमांडर हुआ करता था। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था विलेज का वो कौन देखते थे? ग्रामीणी। जैसे हमने देख लिया एक विलेज का हेड कौन होता है? ग्रामीणी। तो ग्रामीणी को बोल दिया भैया गांव को संभालो, पुरोहित को बोल दिया रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करो, सेनानी को बोल दिया आर्मी तुम्हारी जिम्मेदारी। जो राजा होता था उसके पास रेगुलर आर्मी होती थी, ठीक है। अब बेटा जैसे कंसेप्ट है हर कंट्री की लार्ज स्टैंडिंग आर्मी होगी, उस टाइम में जो राजा होता था वो रेगुलर आर्मी को मेंटेन नहीं करता था, पर जब भी उसको लड़ना वड़ना होता था तो वो ट्राइबल ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करके उनको बुला के बोलता था भैया अब आपको मेरे लिए लड़ना है, आपको ये मिलिट्री फंक्शंस को परफॉर्म करना है, और वो ट्राइबल ग्रुप्स करते भी थे। अब बेटा जब ऋग्वैदिक टाइम चल रहा था तो वहाँ पर जो जनजातियाँ हुआ करती थी, जो ट्राइब हुआ करती थी, वो अपने एक नेता को चुनती थी, पर वो उतना पावरफुल नहीं होता था, है ना। वह लेटर वैदिक पीरियड जितना शक्तिशाली नहीं था, जो भी व्यक्ति जो चुना जाता था। अगर हम ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें तो यहाँ पर 3 पॉपुलर असेंबलीज होती थी, सभा, समिति और विधाता, ठीक है, जो किंग को टाइम टू टाइम एडवाइस देती थी। इसके बाद फिर से पढ़ना है क्या? ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक टाइम में जो ट्राइब होती थी वो एक लीडर को खुद अपन लोगों में से ही किसी एक को इलेक्ट कर लेती थी। ही वॉज नॉट एज पावरफुल, पर वो उतना पावरफुल नहीं था एज वन इन द लेटर वैदिक पीरियड, जितने लेटर वैदिक पीरियड में चुने हुए नेता हुए। जो ऋग्वैदिक पीरियड था उसमें 3 पॉपुलर असेंबलीज हुआ करती थी, सभा, समिति और विधाता। जो विधाता थी वो अर्लीस्ट असेंबली थी, ठीक है, जो सारे ही काम करती थी, इकोनॉमिक, मिलिट्री, रिलीजियस और सोशल, और इसमें वीमेन भी एक्टिवली पार्ट लेती थी। जितने भी डेलिब्रेशंस होते थे विधाता के उसमें वीमेन एक्टिव रोल प्ले करती थी। जैसे आज हमारी लोकसभा, राज्यसभा में डेलिब्रेशन होते हैं, विचार विमर्श होते हैं, मुद्दों को उठाया जाता है, तो उस टाइम में भी विचार विमर्श करने के लिए वीमेन भी आती थी विधाता में। जो समिति होती थी वो असेंबली होती थी लोगों की, और जो सभा होती थी वो एल्डर्स की काउंसिल होती थी। तो सभा ओल्डर पीपल, एल्डर मतलब जो बड़े लोग हैं उनके लिए होगी, समिति पीपल की होगी। फिर से ध्यान से सुनो, सभा में बेसिकली कौन लोग होते थे? एल्डर्स। समिति वॉज द असेंबली ऑफ पीपल। सभा जो होती थी वो एडवाइजरी और जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करती थी। जो समिति होती थी उसे स्पेशल ओकेशन पे ही बुलाया जाता था। अगर हम लेटर वैदिक एज की बात करें तो बेटा जो किंगशिप थी वो हेरिडेटरी हो गई, एंड डिवाइड एलिमेंट केम टू बी एसोसिएटेड विद द किंग। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं कि पुराने समय में जो राजा होता था वो चुना होता था, जो लीडर होता था उसको ट्राइब मिल के चुन लेती थी, है ना। पर जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो जो किंगशिप थी वो हेरिडेटरी होगी कि आज मैं राजा हूँ तो कल मेरा बच्चा ही राजा बनेगा। उसके साथ डिवाइन एलिमेंट्स को जोड़ दिया गया कि भैया राजा के साथ कुछ दैवीय शक्तियाँ हैं। इस पीरियड में टैक्सेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की शुरुआत हो गई थी, मतलब टैक्स लिया जाने लग गया था। लेटर वैदिक एज में ही पॉपुलर असेंबलीज जो थी उनकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। जो सभा और जो समितिस थी अब उन्हें डोमिनेट कर रहे थे चीफ और रिच नॉबल्स, है ना। विमेन इनका पार्ट नहीं रही, उन्हें असेंबलीज को अटेंड ही नहीं करने दिया जाता था। तो ये एक मेजर चेंज आपको लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलेगा कि सभा समिति की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। जो पॉपुलर असेंबलीज हुआ करती थी उनकी इंपॉर्टेंस धीरे करके ख़त्म हो गई। सभा समिति को बाद में सिर्फ कौन लोग डोमिनेट करने लगे? चीफ और रिच नॉबल्स, मतलब कॉमन पीपल का यहाँ से रोल ख़त्म हो गया। औरतों को तो परमिट ही नहीं किया कि वो असेंबली में आ सकें या पार्ट ले सकें।
यहाँ पर बेटा 2 लाइन को मिक्स नहीं करना। पहली लाइन बोल रही है कि लेटर वैदिक एज में जो पॉपुलर असेंबलीज़ थी, उनकी अर्लियर इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई। पहले सभा और समिति में कॉमन पीपल भी हुआ करते थे, पर बाद में चीफ और रिच नॉबल्स उसको डोमिनेट करने लग गए, ठीक है। अब हम पोजीशन की बात करेंगे औरतों की, तो ऋग वैदिक पीरियड में विमेन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया करता था, ठीक है। मैरिज को सेक्रेड इंस्टीट्यूशन मतलब एक पूजनीय चीज़ माना जाता था, ठीक है। डॉटर्स के पास पूरा राइट था, मतलब जो लड़कियां होती थी, मतलब जो बेटियां होती थी, जो लड़कियां होती थी, उनके पास पूरी फ्रीडम थी कि वो अपने हस्बैंड को खुद चुन पाए। रीमैरिज हो जाया करती थी विडोज़ की, है ना। कोई एग्जाम्पल हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता कि बच्चों की शादी कर देते होंगे। जो मैरिजेबल एज ऋग्वेद में बताई गई है कि भैया जब वो समझदार हो जाते थे, अभी हमने पढ़ा था ना एक पैराग्राफ में, मैच्योर हो जाते थे, तो 16-17 ईयर में मैरिजेस होती थी। लेटर वैदिक पीरियड में एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया वीमेन के स्टेटस में। मतलब पहले जो वीमेन को रिस्पेक्ट मिलता था, वो रिस्पेक्ट मिलना थोड़ा सा कम हो गया था। किस टाइम में? लेटर वैदिक टाइम में, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका कुछ पुख्ता सबूत हमें नहीं मिलता, पर ऐसा हो गया। और यज्ञ में भी, यजनास में भी उनका बैठना नेसेसरी नहीं समझा कि भाई क्या ज़रूरत है इनकी, नहीं भी बैठेंगी तो चलेंगी। इनके पास प्रॉपर्टी के राइट नहीं थे, ठीक है। और तो और अब इन्हें अपना पति चुनने का अधिकार भी नहीं था। नहीं तो पहले हम लोग देखते थे ना, स्वयंवर हुआ करते थे, है ना। जिन स्वयंवर में, जैसे हम लोगों ने देखा था राम और सीता का स्वयंवर हुआ था, है ना। स्वयंवर में लड़कियां जिसको चाहे उसको माला डाल के पति बना सकती थी। तो अब वो जो उनको छूट मिली हुई थी, उसे कर्टेल कर लिया गया लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। अब इन्हें अपने हस्बैंड को खुद नहीं चुनना है, जो पति, जो पापा होंगे वो चुन के दे देंगे कि भाई ये है तुम्हारा पति, किसी लड़के से तुम्हें शादी करनी है ना। तो पहले लड़कियों को अपने हस्बैंड को चुनने का पूरा राइट था, वो चुनती थी, पर बाद में ये जो फ्रीडम था टू चूज हस्बैंड बाय वीमेन वो कर्टेल, बाद में इस राइट को उनसे छीन लिया गया। क्लास डिवीजन की बात करें तो कास्ट सिस्टम का मेंशन हमें ऋग्वैदिक टाइम में नहीं मिलता, पर एक फैक्ट तो है कि कुछ काइंड का क्लास डिवीजन तो था वहाँ पर, ठीक है। There was no evidence that caste system prevalent there, but the thing is that the fact remains same that some kind of class division was there in that society, है ना। अब बेटा जो अर्ली आर्यंस थे, वो जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे, देखो आर्यंस हम लोग शुरू से क्या पढ़ रहे हैं कि ये लोग बाहर से आए हैं और यहाँ आके सेटल हुए, धीरे से यहाँ गए, अभी तक हमने ये पढ़ा। तो जो आर्यंस थे वो लोकल जो इनहेबिटेंट्स हुआ करते थे हमारी कंट्रीज़ के, उनको क्या कहते थे? दस्युज। एंड डिड नॉट मिक्स विद देम, और उनके साथ मिक्स होने में आर्यंस को कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। तो आर्यंस जब इंडिया में आए तो उनको, वो लोग जो यहाँ के जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे, उनको क्या कहने लगे? दस्यु कहने लगे, उनके साथ मिक्स नहीं करते थे। इट इज़ सैड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में जो ट्राइबल चीफ्स थे, जो प्रीस्ट थे, उनके पास लार्ज बूटी होती थी, ठीक है। एंड ग्रू एट द कॉस्ट ऑफ किनशिप, और इस वजह से सोशल इनइक्वालिटीज़ और ज़्यादा बढ़ती गई, ठीक है। एंड ट्राइबल सोसाइटी को डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, और फिर धीरे धीरे करके जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, वॉरियर बन गए, कुछ लोग प्रीस्ट बन गए, एंड द पीपल। जो फोर्थ डिवीजन आया वो था शूद्र का, ठीक है। ये हमें ऋग्वैदिक पीरियड के एंड से देखने को मिलता है। जो शूद्र है वो फर्स्ट टाइम 10th मंडल में मेंशन किया गया है ऋग्वेद के, उसके पहले कि जो 9 मंडल से उनमें कहीं पर भी शूद्र का मेंशन नहीं है। तो फिर से ध्यान से सुनना कि जब आर्यंस आए तो यहाँ के लोकल लोगों को दस्युस कहने लगे। पहले जो ट्राइबल सोसाइटी थी वो सेम तरीके से गवर्न होती थी, पर बाद में ये डिवाइड हो गई, वॉरियर्स अलग हो गए, प्रीस्ट अलग हो गए और कॉमन लोग अलग हो गए, है ना। वॉरियर, प्रीस्ट एंड द पीपल। जो फोर्थ डिवीजन जुड़ा वो था शूद्र का, और ये कब जुड़ा? एंड ऑफ वैदिक पीरियड, ठीक है। क्योंकि जो वर्ड शूद्र है इसका पहला मेंशन हमें 10th मंडल में मिलता है ऋग्वेद के, विच यूजुअली कंसिडर्ड अ लेटर एडिशन। हाउएवर इकोनॉमिकली पेस्ट्रल थी, ठीक है। फूड प्रोड्यूस नहीं हुआ करता था, कोई स्कोप ही नहीं था कि रेगुलर ट्रिब्यूट मिलता हो या टैक्सेस मिलता हो फ्रॉम द पीपल। मतलब राजा को राजा होने का ऐसा कोई बड़ा फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई रेगुलर कोई टैक्स, कोई ट्रिब्यूट नहीं मिलेगा, क्योंकि पेस्ट्रल इकोनॉमी है, लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, है ना। एनिमल्स के ऊपर इन लोगों की डिपेंडेंस ज़्यादा थी। पर अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो जो सोसाइटी थी वो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड थी, बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन, जिसका जैसा प्रोफेशन है उसमें वो डिवाइडेड थी। अ पर्सन कुड अडॉप्ट एनी प्रोफेशन ऑफ हिज चॉइस, और इस टाइम में ये फ्रीडम तो थी कि आप अपनी पसंद का कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है।
और इसका एविडेंस हमें मिलता है एक एक्सोप्ट में, ठीक है, एक्सोप्ट ऑफ ऋग्वेद। एक्सर्प्ट आप किसको बोल सकते हो, एग्जाम्पल को बोल सकते हो, उदाहरण को बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका जो एक्सर्ट है हमें किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है कि भैया कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद से कोई भी प्रोफेशन चुन सकता था। देखो ये लिखा हुआ है ऋग्वेद में कि भाई मैं पोएट हूँ और जो मेरे पापा थे वो फिजिशियन थे और मेरी जो मदर थी वो कॉर्न को ग्राइंड करती थी ऑन स्टोन, चक्की होती है ना, चक्की पीसने वाली चक्की है ना, उस चक्की पे मेरी मदर का काम क्या है, कॉर्न को ग्राइंड करना। मेरे पापा फिजिशियन है और मैं पोएट बना। बीइंग ऑफ द सेम फैमिली वी आर एंगेज्ड इन डिफरेंट प्रोफेशन। और ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि भाई हम एक ही फैमिली के लोग थे पर डिफरेंट प्रोफेशंस में एंगेज थे। मदर ग्राइंडिंग कर रही है, पापा फिजिशियन है और मैं पोएट बन गया। ये जो वर्ड है बेटा इसको बोलते हैं एक्सोट, एक्सोट, ठीक है। आर को वैसे प्रोनाउंस नहीं करना है आपको, साइलेंट है, एक्सोट। और ये सब कहाँ से मिला हमें, ऋग्वेद से, जिसमें ये क्लियरली बताया गया कि भाई मैं पोएट हूँ, मेरे पापा फिजिशियन है, मेरी मम्मी कॉर्न को ग्राइंड करने वाली हैं और हम सब एक ही फैमिली के हैं पर अलग अलग प्रोफेशन में इंगेज हैं। इट मीन्स लेटर वैदिक पीरियड में प्रोफेशंस के हिसाब से सोसाइटी डिवाइडेड तो थी बट यू आर वेरी फ्री टू चूज एनी प्रोफेशन, ठीक है, आज की तरह ही था, जैसे आज हम कुछ भी बन सकते हैं। और बेटा जो लोग थे वो डिफरेंट प्रोफेशंस को फॉलो करते थे जिससे ये हेरिडेटरी बन गया इन कोर्स ऑफ टाइम, धीरे धीरे करके कि भाई आप अगर कारपेंटर हो तो आपका बेटा कारपेंटर ही बनेगा। और इसका एक सिंपल सा लॉजिक भी था कि बार बार एक कारपेंटर होता है वो यूजुअली घर से काम कर रहा होता है तो उसके बच्चे उसको ही देखते हुए बड़े होते हैं, तो कोई नया काम उन्हें सीखना पड़ेगा, पर ये काम को बचपन से देखते आते हैं तो ईजिली सीख जाते हैं, है ना। कोई पापा घर में बैठ के दवाइयाँ बनाते हैं, बच्चा कंटिन्यूसली उनको देख रहा है कि पापा किस तरीके से दवाइयाँ बना रहे हैं, तो एक नया आर्ट सीख के उससे बेटर है जो उसने सीखा है वो उसी को फॉलो करने लग गया और ये हेरिडेटरी बन गया इसकी वजह से। पर आज तो ऐसा नहीं हो सकता ना, हमारे पापा घर में किसी का ऑपरेशन नहीं करते हैं, मेडिसिन घर में नहीं बना रहे, वो बाहर जाके ऑपरेशन कर रहे हैं, मेडिसिन कहीं और से बन रही, तो हम तो डॉक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। आज आज जितने भी कारपेंटर्स हैं वो बड़े बड़े क्या बोलना चाहिए, शोरूम्स लेकर वहाँ से काम कर रहे हैं, बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा ट्यूशन जा रहा है, बच्चा खेल रहा है, बच्चा देख ही नहीं रहा है कि उसके पापा क्या कर रहे हैं, तो वो कैसे सीखेगा। तो उसके लिए तो हर चीज़ नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी सीख ले, ठीक है। पर पहले ऐसा नहीं था, घर से काम होते थे। अब बच्चा 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर रहा है, 2 घंटा फिर वो ट्यूशन चला जा रहा है, मतलब 8 घंटा स्कूल में, 2 घंटे ट्यूशन में, फिर थोड़ी देर वो प्ले स्टोर खेले, मतलब प्ले क्या बोलना चाहिए, हाँ मतलब कोई भी गेम खेलेगा, ऑनलाइन खेलेगा, ऑफलाइन खेलेगा, मोबाइल में खेलेगा, बाहर जाके खेलेगा। चलो इसकी वजह से डिवीजन सोसाइटी में हो गया, ऑक्यूपेशनल क्लासेस में ग्रेजुअली इसने कास्ट का फॉर्म ले लिया। प्रेजेंट कास्ट सिस्टम जो है वो इसी से एमर्ज हुआ है। जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 डिस्टिंक्ट कास्ट और वर्ण सिस्टम बन गए। जो ब्राह्मण्स थे वो प्रीस्ट क्लास थे जिनका काम था रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म करना। जो क्षत्रिय थे वो वॉर लड़ते थे, वॉरियर्स थे। जो वैश्य थे वो बिजनेस में, ट्रेड में एंगेज थे। लुक आफ्टर एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रीज। तो ब्राह्मण पूजा पाठ करेगा, सेरेमनीज, यज्ञ यज्ञ करेगा। क्षत्रिय लड़ाई करेगा, वैश्य ट्रेड इंडस्ट्री को संभालेगा और जो शूद्र होगा वो ऑल अपर 3 क्लासेस को सर्व करेगा, ठीक है। वो जो जितने भी मीनियल जॉब्स बच जाएंगे वो सारे किसके, शूद्र के। जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि लिटर वैदिक एज में जो कास्ट सिस्टम था वो रिजिड हो गया, ठीक है। अब हेरिडेटरी हो गया, आप जो काम कर रहे हो आपका बच्चा वही काम करेगा। जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय थे उन्हें बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलने लगे। जो प्रीस्ट थे उन्हें भगवान की तरह ही माने जाने लग गया, ठीक है। जो क्षत्रियास थे उनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई, उनकी पावर बढ़ गई क्योंकि उन्हें वो रूलिंग क्लास बन गए, ठीक है। क्षत्रियास ऑल्सो इंक्रीज देयर पावर एंड कम टू बी रिगार्डेड एज रूलिंग क्लास। All the 3 higher Varna were entitled to Upnayan or investiture with the sacred thread according to Vedic mantra. और बेटा इंटरकास्ट मैरिजेस बिल्कुल भी प्रेवलेंट नहीं थी। आप जैसे आज होता है ना, हमारे मम्मी पापा की शौती की बेटा हाँ करना है लव मैरिज कर लो, पर देखो जात पात देख लेना, अपनी जात की हो है ना, अपनी कास्ट की हो। तो पहले भी ऐसा ही था बेटा, इस टाइम तक मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं थी, प्रेवलेंट नहीं थी। कोई कोई कर लेता, वो तो आज भी कर लेता, उस टाइम भी कर ही लेता होगा। हाँ बेटा, जिसको ये 2 लाइनें समझ में नहीं आई वो ध्यान से सुन लो। सेक्रेट थ्रेड बोले तो आप लोगों ने शायद देखा हो, शायद नहीं देखा हो, जनेऊ देखा होगा ना, जो पापा वगैरह चाचा वगैरह को पहनते देखा होगा, दादाजी पहनते होंगे जनेऊ,
ठीक है, इस तरीके से वो राउंड नहीं पहन लेते हैं, ठीक है। तो जो जनेऊ था उसको पहनने का राइट अकॉर्डिंग टू वैदिक मंत्र पढ़े जाएंगे, जनेऊ पहनाया जाएगा। ये सिर्फ 3 वर्ण को ही था, पर 3 वर्ण को था, मतलब चौथे शूद्र को अलाउ नहीं था कि वो जनेऊ पहने, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। ओनली इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।